सीधे बैठेंगे और 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल inhale inhale relax, gently open your eyes। चलिए हरिओम। कल आपने हठ योग के विषय में अध्ययन किया है, हठ योग की डेफिनेशन समझी है, हठ योग का अर्थ समझा है। पूरा वीडियो आपको वैसे भी मिल गया है, दूसरे लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हठ योग के विषय में प्रिंसिपल्स ऑफ हठ योग आपका टॉपिक चल रहा है, पेपर है, 3rd पेपर है। तो हठ योग का उद्देश्य अब हम इसमें समझेंगे कि हठ योग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, तो इसमें हठ योग के विषय में स्वामी स्वात्माराम जी जो हैं, जिन्होंने हठ योग प्रदीपिका लिखी है, तो हठ योग प्रदीपिका में वो बताते हैं कि केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिक्यते, अर्थात केवल राजयोग, राजयोग मतलब समाधि, केवल राजयोग के लिए ही, समाधि के लिए ही हठ योग का उपदेश दिया जा रहा है। अर्थात हठ योग हमको क्यों करना है? हठ योग हमको इसलिए करना ताकि राजयोग प्राप्त हो, अर्थात हम उस समाधि के स्तर तक पहुँचे। इसलिए हठ योग में बहुत जगह ये बात आई है कि हठ योग में आसन जो होते हैं या प्राणायाम होते हैं या मुद्राएं होती हैं, ये सभी आसन, मुद्रा, बंध, प्राणायाम, ये सभी क्या करते हैं, किसके लिए हैं? ये सब राजयोग की साधना तक पहुंचाने के लिए है कि इनसे हम राजयोग की साधना तक पहुंच जाएं। उसके लिए ये हठ योग की विद्या काम करती है, अर्थात हठ योग को करना चाहिए। यही इसमें बताया है कि पीठानी कुंभकाश्चित चत्रः दिव्यानि करणानि च सर्वाणि यपि हट्टाभ्यासे राजयोग फलावधि। अर्थात ये बताया गया है कि हठ योग या हठ योग प्रदीपिका में ये बात कही गई है कि ये हठ योग मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए, जिज्ञासुओं के लिए है। हठ योग की विद्या किन के लिए है? जो अपना मानसिक उत्थान करना चाहते हैं, आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, ऐसे जिज्ञासु हैं, उनके लिए हठ योग है। और भवताप से त्रस्त लोगों के लिए है, अर्थात अशेष ताप तप्तानाम समाश्रय मठो हठः अशेष योग युक्ता नाम आधार में कमठो हठः। अर्थात इस हठ योग विद्या का अभ्यास करने के बाद आप सभी प्रकार के ताप और सभी प्रकार के द्वंद्व, जब आप हठ योग का अभ्यास करते हैं तो हठ योग के अभ्यास से आपके अंदर वो क्षमता विकसित होती है, वो शक्ति विकसित होती है कि आप सभी प्रकार के जितने भी ताप होते हैं, त्रिविध ताप जिनको बोला जाता है, और द्वंद्व, वो सब समाप्त हो जाते हैं। त्रिविध ताप में आपने पढ़ा ही होगा, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इस तरह के त्रिविध ताप हैं। और इन त्रिविध तापों का शांत कर सकते हैं आप हठ योग की अभ्यास करके, हठ योग की क्रियाओं को समझ के। तो जो द्वंद्व होते हैं, सर्दी हुई, गर्मी हुई, भूख हुई, प्यास हुई, इस तरह के जो द्वंद्व जीवन में होते हैं या हमारे जो हमको विचलित करते हैं योग में,
जो हमको इधर उधर मतलब खींच के ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वो हठ योग के द्वारा शांत हो जाते हैं। और ये सभी क्रियाएं, चाहे वो त्रिविध ताप हों, चाहे वो द्वंद्व हों, वो सभी हठ योग के साधकों को कभी फिर परेशान नहीं करते। इसलिए स्वतः ही, खुद ही इनसे मुक्ति मिल जाती है यदि आप योग करते हैं, हठ योग करते हैं। हठ योग जो है काया साधन है, या काया साधन प्रधान पद्धति है, अर्थात शरीर से संबंधित ज़्यादा इसका है। बाद में इसको आध्यात्म के साथ मानसिक तक लेके जाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ काया पे ही काम करती है, लेकिन शुरुआत इसकी काया के साथ ही होती है, अर्थात शरीर के साथ ही होती है। तो हठ योग काया साधन प्रधान पद्धति बताई गई है, अर्थात प्रधान रूप से ये शरीर पे ज़्यादा फोकस करती है, शरीर को हुई उस लेवल पर ले जाने की बात करती है कि इससे हम हठ योग करेंगे तो हमारे ये चीज़ें हमारी मिट जाएंगी और शरीर उस काबिल हो जाएगा जिस काबिल राजयोग में चाहिए। तो इसे राजयोग की प्राप्ति का उपाय स्वीकार किया गया है। हठ योग को राजयोग की प्राप्ति का उपाय स्वीकार किया गया है। इसलिए हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, सर्वाण यपि हठाभ्यासे राजयोग फलावधि सर्वे हठ लयोपाया राजयोगस्य सिद्धे केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। अर्थात हम हठ योग को राजयोग का पूर्वाभ्यास कह सकते हैं, या हठ योग को राजयोग का पूर्वाभ्यास कहा भी गया है। तो कई आचार्यों ने कई ग्रंथों में ये बात कही है कि जो सिद्धाचार्य रहे हैं, जिनसे काया साधन, जिन्होंने काया साधन पे विशेष बल दिया है, उसी में नाथ संप्रदाय के योगियों ने भी ऐसा ही विशेष बल दिया है, उसको विकसित किया है और विकसित करके इसको हठ योग नाम से प्रचारित किया है। इसका नाम रखा हठ योग। तो हठ योग नाम से प्रचारित ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो नाथ संप्रदाय ने इसको इसी तरह से आगे बढ़ाया है। तो हठ योग का जो प्रयोजन है, मेन हठ योग का क्या प्रयोजन है कि उस अवस्था का स्पेशली उल्लेख करना, ठीक है, और अन्य साधन को हटा देना जिस साधन से आपको समाधि की प्राप्ति हो। तो इस तरह से इसको इस तरह से विकसित किया गया। नाथ संप्रदाय के योगियों ने इसको ज़्यादा विकसित किया है। एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी एक है, नाथ संप्रदाय नाम की एक पुस्तक उन्होंने लिखी है। नाथ संप्रदाय के अनुसार हठ योग का प्रयोजन उस अवस्था में उल्लेखनीय है, अर्थात उस अवस्था में इम्पोर्टेंट है जब कोई अन्य साधन से समाधि की प्राप्ति ना हो रही हो। क्योंकि बाकी में तो बड़ा टफ नियम है ना, यहाँ तो शारीरिक चीज़ से शुरू करते हैं। तो उन्होंने भी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी ये बात की कि यदि आपको हठ योग मतलब किसी अन्य योग से साधन की प्राप्ति या समाधि की प्राप्ति नहीं हो रही है तो एक बार हठ योग को ट्राई करो। हठ योग ट्राई करेंगे तो प्राप्ति होने की संभावना है। यदा न सिद्ध्यते बोधि हठ योगेन साधियेत। अर्थात जिन्हें बोधि प्राप्त न हो रही हो, जिन्हें बुद्धि या ज्ञान या योग का ज्ञान समाधि का स्तर प्राप्त न हो रहा हो, तो वे हठ योग का साधन करें। उनके लिए बोधि अवस्था प्राप्त करने का साधन ही हठ योग माना जाएगा, ठीक है, वो हठ योग माना जाता है। तो हठ योग को बहुत ही गोपनीय विद्या बताया गया है। शास्त्रों में भी इसको बहुत ज़्यादा गोपनीय कहा गया है। ये गोपनीय विद्या है और इसका अभ्यास करने से सहज ही क्या होता है, प्राणों का उत्थान होने लगता है। हठ योग विद्या का अभ्यास करते जाएंगे तो आराम से आपके प्राणों का, आपका स्तर, आपके मन का स्तर सबका उत्थान होने लगेगा। ये कहा भी गया है कि हठ विद्या परम गोप्यम, हठ विद्या परम गोप्यम योगी नाम सिद्धिम क्षता भव दिवीर्यवती गुप्ता
निर्वीयातु प्रकाशिता, कि इसलिए इस विद्या का अभ्यास कहाँ करना चाहिए? हमको एकांत में करना चाहिए। और एकांत में क्यों करना चाहिए? कहीं जब आप योग की साधना कर रहे हो एकांत में, या कहीं मगर पब्लिक में कर रहे हैं या सबके सामने कर रहे हो, तो हो सकता कि जिसको जो इसके अधिकारी नहीं हैं और वो इसको देखकर अभ्यास करने लगे तो उनको हानि हो सकती है, वो हानिग्रस्त हो सकते हैं। उनके बचाव के लिए भी और अपनी विद्या को एक अच्छे फ्लो में चलते हुए भी आप उसको करें। तो क्योंकि जिस काल में हठयोग आया, जब हठयोग का प्रकाश जब हठयोग प्रकाश में आया, तो उस काल में भी बाह्य आडंबर बहुत चल रहे थे। बताया था ना आपको कि बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र ये सारी चीज़ें बाह्य आडंबरों पे बहुत दुनिया अटकी हुई थी। तो उस वक्त भी बाह्य आडंबर भी बहुत चल रहे थे, और इस विद्या को कोई आडंबर ही न समझ ले, इसलिए इसको भी गुप्त रखा गया। गुप्त रख के किया जाता था, क्योंकि ये विद्या तो असली थी, ये विद्या तो बढ़िया थी। और इस विद्या को भी यदि कोई वो समझ ले कि भाई ये तो ऐसी है, शायद ये भी आडंबर वाली चीज़ है, तो इसलिए इसको छिपा के रखा गया, गुप्त रखा गया। इसलिए गुप्त रखकर करने का इसका विधान है। लेकिन आज क्या है, वर्तमान समय में आप देखेंगे, आज तो परिस्थिति बदल गई है, स्थिति बदल गई है। कुछ कुछ लोगों को इसका महत्व भी समझ आने लगा है। तो हठ योग के उद्देश्य पर यदि हम विचार करें, उस पर अपना एक दृष्टिकोण, उसके दृष्टिकोण पर विचार करें, तो आज हम देखते हैं कि राजयोग के लिए ये आवश्यक तो है ही। राजयोग, ये तो एकदम कह सकते हैं चरम बात हो गई, चरम सीमा वाली बात हो गई कि राजयोग के लिए ये आवश्यक है। लेकिन साथ में ही वर्तमान में ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। रोग मुक्ति, रोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं समाज में, उसके लिए भी बहुत आवश्यक है। सुप्त चेतना हो गई है, लोगों की चेतनता ही नहीं रही है, मृत समान जैसे दिखते हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है चेतना की जागृति के लिए। यहाँ तक कि आपके व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमको तो खड़ा होना भी ठीक से नहीं आता आजकल, ठीक है। तो हमारा व्यक्तित्व भी थोड़ा सा डिफरेंट दिखने लगता है, और साथ में ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये किया जाता है। तो इसके अब जो उद्देश्य थे उनका और भी विस्तार हो गया है। अब इसके विस्तार में आप इसमें समझेंगे कि क्या विस्तार है। स्वास्थ्य संरक्षण, पहले तो हेल्थ के लिए बात कर लेते हैं इसमें, कि स्वास्थ्य का कैसे हम इससे स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और सभी तरह से सारे संस्थान, सब शरीर के सारे अंग प्रत्यंग, सारे सिस्टम, ठीक है, सारे तंत्र ठीक प्रकार से कार्य करते रहने चाहिए। और जब सारे शरीर के सारे कार्य, स्वस्थ शरीर रहेगा, सारे संस्थान सही कार्य करेंगे, तो क्या होगा, तो मनुष्य आगे बढ़ता है। इसलिए हठ योग में आसनेन भवेत दृढ़म षट कर्मणा शोधनम, ये बात कही गई है। क्या कहा गया है कि आसनों के द्वारा शरीर को मजबूत किया जाता है, आसनों के द्वारा शरीर को स्ट्रोंग किया जाता है, और षट कर्मों के द्वारा हमारे अंदर जो शरीर में दोष हैं उनको हटाया जाता है, उनका शमन किया जाता है, उनको भगाया जाता है, ये बात कही गई है। तो आसनों के माध्यम से क्या करते हैं हम, शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, कहीं दबाव पड़ता है, कहीं खिंचाव पड़ता है, कहीं मसल्स पे, बोन्स पे, जॉइंट्स पे, इन सब पे आपको अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आसनों से आसनों के वजह से शरीर में ये चीज़ें होती हैं। तो शरीर पर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के दबाव पड़ते हैं। जब दबाव पड़ते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो शरीर की जो मसल्स हैं, शरीर की जो मांसपेशियां हैं, वो सॉफ्ट होती हैं, लचीली होती हैं, लेकिन साथ साथ में केवल लचीली नहीं होती, बड़ी स्ट्रॉन्ग और पुष्ट होती हैं।
अर्थात वो एनर्जी वाली होती हैं और मजबूत होती हैं। देखने में लगेगा हाँ भाई बहुत लचीली हैं, लेकिन वही बहुत ज़्यादा मजबूत भी होती हैं। और इससे रक्त संचार, संस्थान, ये जो भी हमारा सिस्टम है वो ठीक होता है। पूरे शरीर में होमोस्टैटिस जैसी स्थिति बरकरार रहती है, अर्थात हमारे अंदर नियंत्रण बरकरार रहता है, हमारे अंदर जो स्वास्थ्य है वो बरकरार रहता है। हम बाहर की चीज़ों से विचलित नहीं होते, बाहर के खान पीन से हमारे पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता या उसको भी हम बंद कर देते हैं। तो होम्योस्टेसिस की मतलब का यही होगा कि आपका शरीर आपके नियंत्रण में रहता है, बाह्य व्याधियों से मुक्त रहता है। उस स्थिति में आपका शरीर आ जाता है जब आप आसन और ये षटकर्म वगैरह करते हो। तो इसलिए आज के टाइम पे भी बड़े बड़े शोध हुए हैं हठ योग की विद्या पे, और शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके भी अध्ययन किए जा रहे हैं और किए जाते जाएंगे आगे भी। और ये अनुभव में आया है, ये देखने में आया है लाइव, क्योंकि साइंटिफिक जो बिलीव करते हैं, जो तर्क पे विश्वास करते हैं कि इनके अभ्यास के करने से, हठ योग के आसनों का अभ्यास करने से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। हर व्यक्ति जन्मता है तो साधारण मनुष्य के रूप में ही है, लेकिन बाद में जब उसकी जीवन शैली में बदलाव आता है तो उसे समाज में स्थान मिलने लगता है। इसलिए समाज में उन्नति के लिए या हठ योग का जो स्वास्थ्य संरक्षण है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्वास्थ्य में, उसके लिए हठ योग का काम करता है, हठ योग एक तरह से कार्य करता है। और संरक्षण के लिए, मेंटेनेंस के लिए भी उसमें काम करता है। तो इम्प्रूवमेंट के, यदि उस इम्प्रूवमेंट के हिसाब से देखा जाए या इम्प्रूवमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शारीरिक शुद्धि के जो उपाय हैं उनके विषय में जाना जाता है। तो इसको समझते हैं कैसे कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम इस पक्ष पर विचार करें कि हठ योग में कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे स्वास्थ्य का संरक्षण हो सके, तो घेरण संहिता में 7 साधनों का वर्णन किया गया। 7 साधन घेरण संहिता में 7 साधन हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। घेरण संहिता में 7 साधनों का वर्णन किया गया। इसी को ध्यान में रख के, इसी पक्ष को लेकर 7 साधनों में षटकर्म जो है, षटकर्म जो होते हैं स्वास्थ्य में उन्नति लाने के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। षटकर्म, और षटकर्म क्या है? धोतिर्वस्ति तथा नेति लोलुकी त्राटकम तथा कपाल भातिश चौतानी षटकर्माणि समाचरित। घेरण संहिता में बताया गया है कि धोती अर्थात धोना, सफाई करना, वस्ति अर्थात उपस्थ क्षेत्र की सफाई करना, मतलब नीचे के क्षेत्र की सफाई करना, और नेति मतलब आँख, कान, गले की शुद्धता के लिए होता है। ENT की सारी प्रॉब्लम नेति से ठीक होती है। और लौलिकी आंतों की सफाई के लिए होती है, आंतों की एक्सरसाइज के लिए होती है, आंतों की मसाज के लिए होती है। और त्राटक और कपालभाति, ये 6 कर्म बताए गए हैं, इनको षटकर्म कहते हैं। इनसे स्वास्थ्य को क्या मिलता है? स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होता है, हेल्थ में सुधार होता है। चाहे आप कितने भी कैसे भी बीमार हों, यदि ये क्रियाएं आप करते हैं तो आपको हेल्थ में बड़ा लाभ मिलता है, सुधार मिलता है। मेंटेनेंस की बात करें तो प्राणायाम और आसन के से आप मेंटेन रख सकते हैं परमानेंट। पहले इनसे आप सीख हो जाइए, षटकर्म से अपनी बॉडी को थोड़ा हल्का कीजिए, सारे टॉक्सिक निकालिए, जिससे आपके स्वास्थ्य का संरक्षण हो सके, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो सके। इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो उसको कैसे मेंटेन करना है? उसको मेंटेन करने के लिए आपको आसन और प्राणायाम आप उनसे कर सकते हैं, क्योंकि प्राणिक ऊर्जा और जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, जो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, उसका विकास हठ योग की क्रियाओं से हो सकता है, ठीक है। तो आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मुद्रा करेंगे, बंद करेंगे,
इनसे आप, इन हठ योग की क्रियाओं से आप अपनी जो प्राण ऊर्जा होती है उसको संरक्षित कर सकते हैं और प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसका विकास कर सकते हैं। आसनों से शरीर में स्ट्रोंगनेस आती है, दृढ़ता आती है, कठोरता आती है। और उपनिषदों में भी ये बात कही गई है कि जो उपनिषदों में भी बहुत सारे आसनों का जिक्र आता है, इसलिए आता है क्योंकि वो शरीर की दृढ़ता के लिए आसनों का होना बहुत जरूरी है। जैसे उपनिषदों में कुछ आसनों को बताया गया, जैसे ध्यानात्मक आसन कुछ बताए गए हैं उपनिषदों में, जैसे सिद्धासन की चर्चा है, पद्मासन की चर्चा है और भद्रासन की चर्चा है, सिंहासन की चर्चा है। ये सारे आसन ध्यान आसन में प्रयोग किए जाते हैं और अपने अच्छे लेवल पे इनका मतलब नाम आता है, उच्च स्तरों में आता है इनका नाम। तो आसन केवल ऐसा नहीं है कि आसन केवल अंगों का अभ्यास है। इट्स नॉट एक्सरसाइज। इसलिए आसन एक्सरसाइज से या व्यायाम से अलग चीज है। तो आसन केवल अंगों का अभ्यास नहीं है, बल्कि उससे तो बहुत ज़्यादा कुछ और है। आसनों के साथ आपको सजगता चाहिए, जो इसका बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। कहाँ आपकी सजगता है, किस चक्र पे आपकी सजगता है, किस बॉडी के पॉइंट पे आपकी सजगता है, किस एनर्जी पे आपकी सजगता है, कहाँ कहाँ आपकी सजगता है, अध्यात्म में कहाँ सजगता है, वो सारी सजगता आसनों में चाहिए। तो स्वास्थ्य संरक्षण की यदि हम बात करते हैं तो आज हठ योग की काफ़ी डिमांड बढ़ती जा रही है कि हठ योग से स्वास्थ्य आप उसको मेंटेन कर सकते हैं स्वास्थ्य को, क्योंकि आज की जीवन शैली ऐसी ही है कि आप बच नहीं सकते बीमारियों से। आपका खान पान कहाँ तक बचेंगे। आप तो हर चीज़ सेल्फ सफिशिएंट हो नहीं सकते, इसलिए आपको अपने घर में चीज़ें बाहर से लानी ही पड़ेंगी, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें। लेकिन फिर भी बाहर की चीज़ों से जो केमिकलाइज होती हैं, जो और भी दूषित पदार्थों के साथ मार्केट में कई बार मिलती हैं, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप देखेंगे आप तो ना आपका शारीरिक मतलब सिस्टम ठीक रहता है, ना मानसिक सिस्टम ठीक रहता है। दोनों ही बड़े ख़राब रहते हैं। थकान इतनी रहती है, शाम तक आते आते इंसान थक जाता है, फिर उसको बहुत मतलब रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ चाय पानी चाहिए, उससे भी नहीं होता, फिर थकान सी रहती है, फिर सुबह भी थकान सी में उठता है इंसान। आजकल आप देखेंगे कि लोगों की नींद ही पूरी नहीं होती, ऐसा लगता है। ठीक है, उनको लगता है कि यार मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई, क्योंकि वही चीज़ें मिली नहीं है। मतलब जो शरीर को चाहिए वो स्थिति में शरीर नहीं जा पाता, उस रिलैक्सेशन में शरीर नहीं जा पाता। हमारे अंदर का खान पान भी हमको सोने नहीं देता, वो भी हमको परेशान करता रहता है। ठीक है, और ज़्यादा सोने के बाद भी हम नींद से में रहने लगते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं ये आप हठ योग की क्रियाओं से ठीक कर सकते हैं। यदि आपने मन को, शरीर को सही रखना है तो हठ योग से या योगिक क्रियाओं से आपको तालमेल सही बैठाना पड़ेगा, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इससे हम हठ योग से रोग मुक्ति पा सकते हैं, स्वास्थ्य पा सकते हैं, मन को भी रोग मुक्त कर सकते हैं, शरीर को भी रोग मुक्त कर सकते हैं। इसलिए हठ योग में कहा गया है कुर्यान्त दासनम स्थैर्यम और आरोग्यम चांग लाघवम, अर्थात आसन शरीर व मन की स्थिरता लाता है। जो शरीर में स्थिरता लाए, साथ में ही मन में स्थिरता लाए, शरीर को हल्कापन बनाए, शरीर में आरोग्यता लाए, वही आसन है। तो इसलिए बहुत सारे हठ योगिक अभ्यासों के द्वारा आप शरीर को और मन को दोनों पर प्रभाव डाल सकते हैं। मनोकायिक जो एक आजकल साइकोसोमैटिक रोग हैं, हठ योग उनको मिटाने में बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मन से शरीर का सीधा संबंध है, मन से शरीर का एकदम सीधा संबंध है। आयुर्वेद में भी कहा गया है जो
हमारे मानसिक विकार है ना, उन मानसिक विकारों को, जैसे लोभ, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, इस तरह के ईर्ष्या, इस तरह के जो हमारे अंदर विकार हैं, वो मन के विकार हैं। तो मन के विकार से हमारे शरीर में विकार आ जाते हैं। इसलिए मन का शरीर से सीधा संबंध है, और शरीर का भी मन से सीधा संबंध है। केवल ऐसा नहीं कि जो मन में रोग है, मन में रोग आया, मन में विकार आया तो शरीर में ही जाएगा। जो शरीर में आया वो मन तक चला जाता है। कई बार आदमी इतना दुखी हो जाता है बीमारी से, वो बोलता है कि भाई पता नहीं क्या करूं अब तो इसलिए मन और शरीर का संबंध सीधा आप पूरे शरीर से होता है, इसका हठ योग से होता है। हठ योग से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो हठ योग शरीर को साध कर मन को साधने की कला लेके आता है, और जो आपके उदर के भी विकार हैं, पेट के विकार हैं, उनको भी ठीक कर देता है। क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां आपके पेट से होती हैं, यदि शारीरिक की बात करें तो। यहाँ तक कि घबराहट में, और जब आपका मन बहुत विचलित रहता है तो आपको पेट में बड़ा अजीब सा लगता है। किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को बार बार टॉयलेट आ जाता है घबराहट से, किसी का अप्रिय घटना से ऐसा होता है, चक्कर आ जाते हैं, कोई गिर जाता है, कोई कैसे। तो ये मन से हुआ, लेकिन शरीर में क्यों फर्क पड़ गया भाई उसका? तो इसीलिए शरीर, मन की चीज़ें शरीर में आ जाती हैं, शरीर को अफेक्ट करती हैं। इसलिए हमको मन को स्वस्थ भी रखना है, मन को भी स्वस्थ रखना है। आजकल ज़्यादातर बीमारी हमारे शरीर में मन से ही आ रही है। तो इसके लिए हठ योग प्रदीपिका में आप देखेंगे आसनों की महत्वता बताई गई है। क्या कि मत्स्येंद्र पीठम, जठर प्रदीप्तम, प्रचंड रुग्मम, अभ्यासत कुंडली प्रबोधम, चंद्र स्थिरत्व च ददाति पुंसाम। अर्थात मत्स्येंद्र का अभ्यास, मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करने से क्या होता है? जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है, जिससे आप क्या करते हैं, आप पाचन करते हैं, आपका पेट का पाचन होता है। क्योंकि एक खाना तो पकता है चूल्हे पे, एक खाना पकता है आपके अंदर। जो आपके अंदर खाना पकता है, उसके जो आपके अंदर खाना पकता है उसके अंदर उसको क्या चाहिए? जठराग्नि चाहिए, उसको भी एक अग्नि चाहिए। ठीक है। तो ये रोगों को नष्ट करने में अस्त्र के समान है। कैसे सानू बार बार ज्वाइन करते हो, बार बार छोड़ देते हो? स्थिरता से क्यों नहीं कर पा रहे क्लास? सर नेटवर्क इशू इतना हो रहा है। आज मैं कहीं आई हुई हूँ सर, मॉर्निंग में भी नेटवर्क इशू था, अपने आप कनेक्शन फेल हो जाता है। अच्छा सर मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही है, इतनी कोशिश करती हूँ कि नेटवर्क अपने आप ही नेटवर्क चला जाता है। इसलिए मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है। सुबह की क्लास भी मेरी डिस्टर्ब हो गई थी। अच्छा, कहीं मैं का प्रमाद कर रहे हो? नहीं सर, कहीं आई हुई हूँ मैं रिलेशन में, इस वजह से थोड़ी नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा, ठीक है, सॉरी सर। कोई बात नहीं। हाँ, जानना चाह रहा था मैं, पता नहीं क्यों बार बार ज्वाइन हो रहा है, बार बार छोड़ रहे हो, बार बार पकड़, कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है ना सर, इस वजह से अपने आप हो जाता है। हाँ। तो मत्स्येंद्र आसन किस को आता है? मत्स्येंद्र आसन मैंने बताया भी था ना एक बार, अभी जिस दिन क्लास ली थी उस दिन मत्स्येंद्र आसन कराया था आपको, तो याद है? किस को याद है मत्स्येंद्र आसन? याद है सर। नितिन जी? कराया था, आज सुबह भी कराया था। आज भी कराया था? वेरी गुड। प्रोमिला ने किया था? अच्छा, वो तो थी नहीं शायद। तो एक पैर मोड़ के और फिर हाथ उसके उधर से हाँ करना है। हाँ, तो इसको, ये बहुत अच्छा आसन है, पेट की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करता है। जठराग्नि को प्रदीप्त करने का मतलब हो गया आपकी, मतलब ये बताया गया इस आसन के बारे में कि मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और ये रोगों को नष्ट करने में अस्त्र के समान है। इसमें मतलब
2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बैठो एक साइड से, और दूसरी साइड से भी ऐसे ही बैठो 2 मिनट। ऐसा नहीं कि किया और निकल आए बाहर, इसमें रुकना पड़ता है आसन में। इससे कुंडलिनी जागृत में भी हेल्प मिलती है, आपका मन भी स्थिर होता है, चंद्रमंडल स्थिर होता है। और षटकर्मों को भी रोग के निवारण के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है षटकर्मों के बारे में? कास श्वास प्लीह कुष्ठम कफ रोगाश विशति धौति कर्म प्रभावेन प्रियांत्येव न संशय। ये बताया गया है कि धौति से कास, श्वास, प्लीहा संबंधी जितने भी रोग होते हैं, कुष्ठ रोग भी होता है, कफ दोष भी होता है, उन सब का निवारण होता है धौति क्रिया से। जो आज आधुनिक विज्ञान के युग में जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रोग भी जटिल होते जा रहे हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं। विज्ञान भी उन्नत हो रहा है तो रोग भी उन्नत हो रहे हैं, वो भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, रोग भी। सोचे, ठीक है। अच्छा, अभी तो एक वर्जन आया था कोरोना का, दूसरा वर्जन आया, फिर तीसरा वर्जन आया। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, ऐसी सोचो रोग भी अपडेट हो रहे हैं। तो विज्ञान का असर उन पर भी चल रहा है कि भाई अच्छा तुम ये बना लो इसकी दवाई, कोई बात नहीं, हम ये इस पर भी इसको झेलना शुरू करेंगे। तुम सोचो, ठीक है, तुम इंजेक्शन बनाते रहो, हम अपने अपने इंजेक्शन बनाते रहेंगे और तुमको चुभोते रहेंगे। तो इसलिए रोग भी उन्नत हो रहे हैं और विज्ञान तो उन्नत हो ही रहा है रोज, ठीक है। और समझ भी नहीं आता, कई साल तक रोग समझ ही नहीं आता कि भाई ये रोग हुआ कैसे, ठीक है। तो ये सारे रोगों का इलाज हो सकता है आपके योग से, और इलाज भी साथ में होगा ही नहीं जल्दी से, तो यदि आप कंटिन्यूअस और तरीके से करते जाएंगे। वो तो हम क्योंकि प्रमाद कर जाते हैं, नहीं कर पाते, ऐसी सिचुएशन में रहते हैं, तो इस वजह से समस्या हो जाती है। और जितने भी मानसिक समस्याएं हैं इस युग की, हठ योग से बेहतर साधन कोई नहीं है उनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। चेतना की जागृति में ये बहुत इसका उद्देश्य मतलब ये काम आता है। हठ योग की सारी साधनाएं जितनी भी हैं, शरीर से मन पर नियंत्रण करने के लिए की जाती हैं, या इस तरह की विद्या है एक तरह से। ये वही साइंस है जो शरीर से मन पर नियंत्रण करती है। हर संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनकी अपनी चेतना है, और हर वस्तु पदार्थ की, प्राणी पदार्थ की, भूत प्राणियों की चेतना, उनका स्तर भी अपना अपना अलग अलग है, क्रियाकलाप उनकी अलग अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं जीवन में। तो मानव की चेतना जो है वो निश्चित रूप से आप देखेंगे बाकी प्राणियों की अपेक्षा तो विकसित ही है ना। तो हठ योग क्या करता है? हठ योग प्राणों का उत्थान करता है। प्राणों का उत्थान करने के साथ उसमें नए चेतना का नया आयाम खोलता है, चेतना के नए स्तर पर ले जाता है आपको। आप भी सोचते हैं कि भाई क्षमता मेरे में तो इतनी थी और इतनी कैसे हो गई, मैं इतना प्रगति कैसे कर गया। ये तो आप ध्यान में बैठते हैं तब भी धीरे धीरे प्रगति होती है, तो आपको आनंद आने लगता है। तो इससे मानव का, जो मनुष्य का जो मन है वो शक्तिशाली बनता है और प्रतिभावान भी बनता है, टैलेंट भी लाता है आपके अंदर। प्राणायाम, धारणा, ध्यान के जो अभ्यास हैं, इनसे आपकी सोई हुई जो एनर्जी है, चेतना, वो जाग जाती है। मतलब दोबारा से आप हनुमान जी के रूप में आ जाते हो। जब बचपन में बुला देता है ना कोई, फिर दोबारा से फिर हनुमान जी बन जाते हो आप। सब याद आ जाता है कि अरे हमारे अंदर तो इतनी शक्ति है। तो मन भी शक्तिशाली हो गया, आपका शरीर भी शक्तिशाली हो गया, आपकी बुद्धि भी शक्तिशाली हो गई, आपका जो टैलेंट है वो भी शक्तिशाली हो गया, प्रतिभावान आप बन गए। ये सब इससे होता है। और इसका उद्देश्य यदि देखा जाए तो ये आपका माना जाएगा व्यक्तित्व का विकास की बात करें तो हठ योग से व्यक्तित्व का विकास भी होता है। यदि कोई व्यक्ति हठ योग को अपना के चलता है तो उसका मतलब मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट होता है। हठ योग का उद्देश्य भी यही है
मुख्य मतलब एक उद्देश्यों में से ये भी, बहुत सारे उद्देश्यों में से ये भी एक उद्देश्य है कि हठ योग का जो जीवन में उतरने के बाद ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है। व्यक्तित्व विकास में आप शारीरिक विकास भी होता है, आपका मानसिक विकास भी होता है, आपका बौद्धिक विकास भी होता है, आपका सामाजिक विकास भी होता है, आध्यात्मिक विकास भी होता है, और भी बहुत सारी साइंस ले लो, उन सब का विकास भी होता है। अर्थात उसमें उन्नति मिलती है, उसमें प्रगति मिलती है। तो मानवीय गुणों का विकास इम्पोर्टेंट है, उसी से व्यक्तित्व का विकास का संबंध होता है। यदि गुणों का विकास नहीं होगा तो व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा? तो योग से, हठ योग से गुणों के विकास का भी प्रावधान है। आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो किसी भी मनुष्य के पास शरीर ताकतवर हो सकता है, बहुत ज़्यादा शक्ति हो सकती है, सृजन शक्ति हो सकती है, प्रखर बुद्धि हो सकती है, और संवेदनशीलता भी हो सकती है, उसकी भावनात्मक पकड़ हो सकती है, सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य हार जाता है जीवन से। और कई बार लोग आत्महत्या कर लेते हैं इतनी स्थिति पहुंचने के बाद भी। सोचिए, सीसीडी के मालिक ने आत्महत्या कर ली, सोचो उसको क्या कमी थी धरती पे? ठीक है भाई, कुछ भी क्रिएट कर सकता था वो, सृजन शक्ति थी उसमें, बुद्धि भी तेज थी कि बिजनेस कर रहा था इतना बड़ा। ठीक है, संवेदनशील भी होगा, भावनात्मक पकड़ भी होगी उसकी, लेकिन कमी होगी तो सिर्फ उसके पास अध्यात्म की। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन उसमें अध्यात्म यदि लेश मात्र भी नहीं है तो वो जिंदगी से हार सकता है। हठ योग का उद्देश्य है स्पेशली आध्यात्मिक उत्थान करना व्यक्तित्व का। तो अध्यात्म जिसके पास नहीं है उसमें निराशा का घर कहीं ना कहीं कर जाता है, और ये शारीरिक मानसिक सभी चीज़ों को संपन्न करता है, फिर उनको भी अच्छे से पुष्ट करता है। तो मनुष्य का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? मनुष्य का सर्वोच्च उद्देश्य यही है कि वो आध्यात्मिक उन्नति करे, है और ठह का संतुलन करे, शिव और शक्ति का संतुलन करे, हम और ठम का संतुलन करे, और यही संतुलन आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी बन जाता है। तो ये हैं आपके हठ योग के ऑब्जेक्टिव्स, हठ योग के उद्देश्य। हठ योग का परिभाषा, स्थान, योगाभ्यास, विपथ्य अपथ्य, बाधक तत्व, लक्षण, उद्देश्य, परिभाषा, ये सारा इसमें आपका है जो भी। तो हठ योग का इम्पोर्टेंस भी आप समझ लें थोड़ी सी, कि हठ योग की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस तो आपको समझ ही आ गया होगा, उद्देश्य का मतलब यही है कि कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है कि हम मानव जीवन को इससे सुख की तरफ ले जा सकते हैं। जो मनुष्य सुख की खोज करता आया वो इसको करके सुख प्राप्ति कर सकता है, अर्थात उसी स्थिति तक पहुंच सकता है। क्योंकि नॉर्मल तो इंसानों के लिए क्या है? पढ़ना, लिखना, अच्छी डिग्री प्राप्त करना, नौकरी प्राप्त कर लेना, परिवार बनाना, शादी विवाह करना, घर मकान खरीद लेना, गाड़ी खरीद लेना, ये सुख है। लेकिन जिनके घर में गाड़ी मकान हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं, करोड़ों के बंगले हैं, अरबों के खरबों के बंगले हैं, तो आप देखेंगे उनके घर में दवाई नहीं है क्या? वहाँ दवाइयों के ढेर मिलेंगे आपको कई बार। ठीक है, मतलब वो भी दवाई खा रहे हैं। सोचिए, कोई डिप्रेशन की दवाई खा रहा है, कोई डायबिटीज़ की दवाई खा रहा है, कोई बीपी की दवाई खा रहा है, कोई मतलब किसी न किसी चीज़ की दवाई खा ही रहा है। ठीक है, और यदि दवाई नहीं खा रहा है तो दवाई की तैयारी कर रहा है, फिर उसके घर में बार भी मिलता है, बड़े घरों में आप देखेंगे। तो वो बार लगा के दवाई की तैयारी कर रहा है कि भाई चलो जब तक दवाई नहीं आ रही तब तक ये दवाई पी जाए और बीड़ी सिगरेट पी जाए, तो वो दवाई लाने की तैयारी कर रहा है। तो यही है। बाकी मानसिक
लेवल पे तो तैयारी होती रहती कि कैसे डिप्रेशन में जाया जाए, कुछ भी किया जाए। तो सुख तो है ही, सुख मिलेगा आपको डिफरेंट तरीके से, जहाँ खोज रहे हैं वहाँ नहीं मिलता है, उसमें अंततः दुख ही हाथ लगता है। तो सुख ही है जो आपसे, सुख की लालसा ही है, वही आपको मोटिवेट करता है कि हाँ उसमें आनंद आएगा उस चीज़ में, वही आपका ड्राइविंग फैक्टर माना जा सकता है। तो जो कुछ भी इंसान करता है उसके लिए मोटिवेशन वही है सुख, और ड्राइविंग फैक्टर भी सुख ही है। तो करंट समय में आप देखेंगे, वर्तमान समय में चारों ओर हमने जो पूरा विश्व का ज्ञान है उसको हमने एक विश्लेषण का विषय बना लिया है। इसको एनालाइज करो, इसको ये करो, ये करो, वो करो, वही विज्ञान है। भारत के जो इतने भी प्राचीन ऋषि मुनियों ने मनुष्यों का और जगत का पूरा चिट्ठा, ठीक है, समझाया है, और सारा पूरा परिप्रेक्ष्य समझा है, पूरे मनुष्य के मतलब हजारों साल के आगे तक का भी, संसार का भी, सब कुछ उन्होंने समझ लिया है। और जब समझ लिया है तो तभी तो उन्होंने ये योग साधना को चुना है कि भाई इतना समझ लेने के बाद, इतना अंडरस्टैंड करने के बाद ऋषि मुनियों ने पूरे मतलब इतिहास को खंगाला है। वो तो त्रिकाल दृष्टा भी होते हैं, भूतकाल भविष्यकाल सब में जान लेते हैं, और वो उसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं। तो भारत के जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने पूरा मनुष्य को समझ के, और इसीलिए उसकी प्रकृति को समझ के, पूरे संसार को समझ के कि कहाँ कहाँ से दुख मिलता है लोगों को, कैसे कैसे सुख के पीछे दौड़ने पे भी दुख मिलता है, तो उससे कैसे मुक्ति मिले, मन को कैसे सशक्त बनाया जाए, तो उसके लिए उन्होंने योग साधना को चुना। योग साधना बताई कि इन चीज़ों से आप मन को विज्ञानशाला बना सकते हैं, उन्हें स्वयं पर प्रयोग कर सकते हैं, और आंतरिक और बाह्य जो प्रकृति होती है उसको आप प्रकट कर सकते हैं, उसके रहस्य को प्रकट कर सकते हैं। तो ऋषियों ने जीवन के इस निष्कर्ष से को जाना, और जानने के लिए योग की बहुत सारी विद्याओं का, बहुत सारी धाराओं का प्रयोग किया, जो आज ज्ञात भी हैं, अज्ञात भी हैं, सब हैं। उन धाराओं में सबसे इम्पोर्टेंट जो धारा निकली वो निकल के आई हठ योग की धारा। तो हठ योग शरीर को साध कर मन को नियंत्रित करने की कला सिखाता है, और ये अपने हमारे जो प्राणों के माध्यम से क्या करता है, शरीर में और मन में स्थूल व सूक्ष्म दोनों से जुड़ता है। प्राणों के बीच की कड़ी है जिसको हठ योग के माध्यम से साधा जा सकता है। हठ योग शारीरिक, मानसिक और प्राणिक शक्तियों में संतुलन पैदा करता है। अर्थात हठ योग केवल ऐसा नहीं शारीरिक शक्ति को ठीक करता है, ये मानसिक शक्ति में भी, प्राण शक्ति में भी, और आपकी शरीर की शक्ति को भी नियंत्रित करता है और उनको बैलेंस करता है। ठीक है, वो संतुलित करने वाली चीज़ सिखाता है। और बाकी साधनों के लिए भी, बाकी योग की साधनाओं के लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है हठ योग। तो हठ योग की उन्नति हठ योग जो आपके जीवन में हर पक्ष में उन्नति लाता है, हर पक्ष का विकास करता है, और ये इसके द्वारा आप यौगिक चिकित्सा भी कर सकते हैं। सोचिए, योग चिकित्सा जिसको बोलते हैं वो आप हठ योग के द्वारा कर सकते हैं। उपचारात्मक आप इससे उपचार कर सकते हैं। रोग से पीड़ित व्यक्ति योग के अभ्यास से स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं, स्लोली उसको रोज़ लेके बैठें कि भाई चलो आज 1 घंटे के लिए बैठो, कल 1.5 घंटे के लिए बैठेंगे, आज 1 घंटे के लिए सुबह शाम बैठो, साथ में थोड़ा योग की क्रियाओं को करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, कुछ आसन करते हैं, कुछ मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, इस तरह से। तो ये उपचार भी कर सकता है। निरोधक का भी काम करता है कि ये रोग होने वाला हो उसको खतरे की घंटी से पहले ही भगा देता है। किसी का डायबिटीज़ मान लिया बॉर्डर लेवल पे आ रहा हो साइंस के अनुसार, तो जैसे योग करना शुरू करेगा तो वो उसकी खतरे की घंटी ख़त्म। बस योग करना शुरू कर देगा
तो डायबिटीज़ अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो उसको योगाभ्यास ऐसे किया जाता है। और स्वास्थ्यवर्धक तो है ही, कोई बीमारी ना होए इसके लिए योग अभ्यास किया जाता है। ना कोई शारीरिक बीमारी होगी ना मानसिक बीमारी होगी, क्योंकि इससे आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, इससे आपकी मानसिक क्षमता बढ़ती है और इनमें वो वृद्धि करता है। तो इस तरह से ये इन आयामों को भी पूरा करता है। तो कोई भी प्रक्रिया या प्रणाली आप तभी स्वीकार कर सकते हैं जब आपके ये साधारण व्यक्ति के लिए उसको दिन प्रतिदिन यदि अपना लेता है और देखता है कि वो इसकी उपयोगिता समझ पाता है तो वो इसको अपना लेता है। तो हठ योग की जो क्रियाएं हैं वो मानव चेतना को इस तरह से प्रभावित करती हैं और उसको उन्नत करती हैं। वो साधारण हों चाहे विशिष्ट कार्य हों मनुष्य के, उनको इनके अभ्यास से उनको आसान कर देता है और आसान के साथ साथ उनको उत्कृष्ट बना देता है। तो हठ योग की खूबी तो यही है कि ये मानव की क्षमताओं को क्या करता है, आध्यात्मिक प्रगति कराता है, ठीक है, और आगे बढ़ाता है और उसके स्पेसिफिक पाथ को सुनिश्चित करता है, उसमें गूढ़ता लाता है, उसमें प्रगाढ़ता लाता है। तो आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ ये व्यक्तित्व के सारे ऑलराउंड डेवलपमेंट पे काम करता है, सारे कह सकते हैं कि आयामों पे, सारे लेयर्स पे काम करता है। तो इसलिए चाहे वो धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, इनके लिए क्या होना चाहिए, आयुर्वेद में ये बात की गई है, धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूल मुंतमम। अर्थात हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए क्या होना चाहिए, शरीर का निरोगी होना बहुत आवश्यक है। रोगी शरीर के द्वारा कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो सकता, सोचिए। तो इसलिए क्या होना चाहिए, शरीर निरोगी होना चाहिए। अंग्रेजी की कहावत भी यहीं आ फिट आती है, साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। इस तरह की कहावत है ना कोई, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, नहीं तो वो भी परेशान रहेगा। एक स्वस्थ परिवार ही, एक स्वस्थ मानव ही स्वस्थ परिवार को जन्म दे सकता है, स्वस्थ परिवार रख सकता है, स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। बीमार लोग क्या राष्ट्र का निर्माण करेंगे, बीमार लोग क्या समाज का निर्माण करेंगे, वो तो अपने परिवार का निर्माण भी नहीं कर पाएंगे ढंग से, बीमार पड़े रहेंगे। तो एक बीमार हो जाता है किसी भी तरह से, या कुछ भी घटनाएं होती हैं, कुछ भी होती हैं, तो आप देखिए कितने लोगों का काम छूट जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाना, देखना, कोई खाना लेके जाता है, कोई उसको में लगा रहता है, किसी के पैसे खर्च होते हैं, परिवार का हिस्सा है, परिवार है तो करना पड़ता है। लेकिन सोचिए कि हम कुछ चीज़ों से बच सकते थे तो नहीं बच पाए, तो हम योग की क्रियाओं करके यहाँ तक कि जो दैवी, जो आदि दैविक बीमारियाँ हैं भिन्न, वो भी, और आध्यात्मिक और यहाँ तक कि भौतिक, आदि भौतिक बीमारियों से भी या ताप से भी बच सकते हैं। इस तरह से हठ योग की क्रिया आपको बड़ा महत्व की साबित होती है, समझ गए नहीं। तो ये है आपका हठ योग। इसलिए शरीर के माध्यम से आप प्राण पर नियंत्रण करें, उसको संतुलित करें, यह हठ योग का मेन उद्देश्य है। और जो इसका शुरू में आपको बताया, इसकी डिफाइन किया, जैसे है और ठह, स्वर को, बाएं स्वर दाएं स्वर को सम करना, शिव शक्ति का मिलन करना, नाड़ी में संतुलन लाना, सुषुम्ना की जागरण करना, कुंडलिनी जागरण करना, या ऊंचे लेवल की बात करें तो इसमें ये सारे काम करता है। इससे हम हठ योग से हम सकारात्मक बनते हैं, हम रचनात्मक बनते हैं, हमारी आत्मा की उन्नति का कारण बनते हैं हम। और इसलिए हठ योग क्या करता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट कर लेता है आपके उसमें जीवन में, समझ गए। तो ये है हठ योग का
सिद्धांत, इसमें थोड़ा 2-3 प्रश्न लिख लीजिए आप, ताकि आपका काम मतलब पेपर लिखने में काम आए जो इंटरनल एग्ज़ाम होंगे। तो सबसे पहले लिखना है आपको, हठ योग से आप क्या समझते हैं। विभिन्न ग्रंथों में हठ योग के बारे में क्या विचार दिया गया है, समझाइए। दूसरा प्रश्न लिखेंगे, वर्तमान में हठ योग की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। वर्तमान में हठ योग की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। इसे अपने शब्दों में लिखिए। अर्थात वर्तमान जीवन शैली में हम हठ योग को कहाँ देखते हैं और हठ योग से क्या क्या चीज़ें हम। सर दोबारा से रिपीट कर दीजिए। हाँ, वर्तमान में हठ योग की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए और इसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इतना आपको करना है। ये मतलब कॉपी रहेगी, आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये लिख लिया जाएगा, बता दिया जाएगा। एक आधा क्वेश्चन आएगा इसमें से, बाकी और भी टॉपिक रहेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा सारा चीज़ें का। ठीक है, तो अगला टॉपिक रहेगा आपका हठ योग का उद्भव और विकास का क्रम क्या रहा है। हठ योग का ओरिजिन ऑफ हठ योग एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको देखेंगे, या जो भी ऑर्डर रहेगा तो उसको इस समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो सकता कल क्लास चले तो, लेकिन फिर भी मतलब 1-2 दिन क्लास स्थगित रह सकती है क्योंकि फेस्टिवल भी है और थोड़ा मेरा ट्रैवल भी है। तो कल तो दिन में नहीं होगी क्लास आपकी, कल शाम को हो सकती है। यदि मैं जल्दी पहुंच गया, दिल्ली मुझे जाना है तो दिल्ली यदि टाइम से पहुंच गया, हालांकि पहुंच सकता हूं, तो शाम को 8 बजे वाली क्लास तो कर ही लेंगे। ठीक है, फिर कल की दिन की क्लास नहीं होगी, रेस्ट कीजिए, बाकी पीछे के वीडियो देख लीजिए, आपको कुछ समझना है समझ लीजिए। ठीक है, और बाकी जब क्लास होती रहेगी तो मैं आपको मैसेज करता रहूँगा। आप लोगों का भी फेस्टिवल है तो उसको भी आप थोड़े से अच्छे से मनाइए। अब कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है। सर स्फीति शिरा किसको कहते हैं, कौन सा क्या होता है? क्या स्फीति शिरा? अच्छा, नस होती है ना ये तो। अच्छा, वही क्लियर कर रही थी कि किसको बोलते हैं। हाँ, धमनी शिरा ये नाम होते हैं ना, शिरा हो गई, धमनी हो गई, ये नसें ही होती हैं। ठीक है, साइंस उसमें आपका एनाटॉमी में ये बताया दे जाएगा, सब एनाटॉमी का पार्ट है ये। ठीक है, और जैसे ये होता है ना पेट जो पैर में होती हैं वेरिकोज वेन जो होती हैं, वो भी उनको भी कहते हैं। वो वेरिकोज वेन जब हो जाती हैं, जब आपका ब्लड फ्लो, क्योंकि पैरों में क्या होता है, पैर नीचे है ना ज़मीन की तरफ और दिल कहाँ है, ऊपर। तो ब्लड को पैर से ऊपर तक आने में अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना पड़ता है। जब अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करेंगे तो पैरों में जो वो शिराएं होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। अब वो जब कमज़ोर पड़ जाएंगी तो वो पैरों के ब्लड को ऊपर तक नहीं उछाल पाती, फिर वो पैरों के में इकट्ठी होना शुरू हो जाता है ब्लड। ठीक है, जब वो ब्लड इकट्ठा शुरू हो जाएगा आपका, तो वहाँ पे वो नसें इकट्ठी शुरू हो जाती हैं और कई बार तो मतलब ऑपरेशन तक की नौबत नहीं जाती, फट जाती हैं, खून निकलने लगता है। ये आजकल समस्या ज़्यादा इसलिए हो रही है, ठीक है,
इसी को आप ध्यान में समझिए, वेरिकोज वेन ही है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से वही है। एक मिनट।